Hi, good evening, everyone. So today we will be completing Vision Magazine Current Affairs May 2022. We'll start with polity section, and then once it's completed, we'll go section by section. So in polity section, we have three topics: reforms in seventh schedule, death penalty, capital punishments, as well as sedition. And we have some eight topics in news in short. Um, so guys, let's start with reforms in seventh schedule. So why this thing is in news is that many experts advocated revisiting the seventh schedule of the Indian Constitution. So I believe that whosoever is watching this lecture, उनको थोड़ा सा पहले से idea होगा with respect to the seventh schedule. It's said in the NCERT, it's said in the Lakshmikant as well. Just आपको थोड़ा सा revision हो जाए to get, or the person who is completely unaware of this thing, I'll explain that in a brief. Okay, so seventh schedule जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है? इट्स मेंशन इन आर्टिकल 246. इसमें बेसिकली हम बात करते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. इस चीज को डिसाइड करने के लिए जितने भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तीन लिस्ट में डिवाइड, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एंड द थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट. जितनी भी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जो चीजें यूनियन लिस्ट में मेंशन है, उससे रिलेटेड जो भी लॉज होंगे वो पार्लियामेंट बनाती है. स्टेट लिस्ट में जितने भी डिटेल्स हैं, जो भी लिस्ट में जो चीजें भी आती हैं, उसमें लॉज जो बनाएंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएंगी. गॉट इट? देन हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट भी है. सो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसपे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है. बट देयर इज वन सिनेरियो, लेट्स से यू हैव अ सेंटर का लिस्ट है, ठीक है, हमारे पास यूनियन का लिस्ट है और हमारे पास स्टेट लिस्ट है. इस पे बना सकती है लॉ पार्लियामेंट, इस पे बना सकता है स्टेट लेजिस्लेचर. गॉट इट? कॉन्करेंट पे दोनों लॉ बना सकते हैं. करेक्ट? बट व्हाट इफ दोनों ने लॉ बनाया तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? जो यूनियन बनाता है वो लॉ प्रिवेल करेगा ऑलवेज. गॉट इट? एंड इवन सेंटर ने बनाया, स्टेट ने बनाया, किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंटर का. ठीक है, सेंटर और कॉन्करेंट में भी कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? सेंटर का. तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करती है फेडरल सुप्रीमेसी टू द पार्लियामेंट on the concurrent list item in case of a conflict. Got it? Let's move to evolution of the seventh schedule. कैसे evolution हुआ seventh schedule का? Britishers कब आए थे? I'll try to use a white board. Give me a second, guys. तो बेटे जो हमने बात की उसमें हमने बात की यूनियन लिस्ट की, ठीक है, और हमने बात की स्टेट लिस्ट की, एंड वन मोर इज द कॉन्करेंट लिस्ट. पार्लियामेंट लॉ बना रहा है और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कॉन्करेंट लिस्ट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं लॉज, लेकिन प्रीवेल किसका करेगा? इसका. ठीक है, यूनियन लिस्ट जो भी लॉ बनाएगी, जो भी सॉरी नॉट द यूनियन लिस्ट, जो पार्लियामेंट लॉ बना रही है दैट विल प्रीवेल. करेक्ट? सो ये जो बनाएगा दैट्स गोना प्रीवेल और the state legislature, whatever the state legislature makes the law. Got it? Okay. So now how exactly it gets evolved? Britishers कब आए थे? Britishers, they let me erase this. इसका evolution कैसे हुआ? First we will discuss that. 1600 में Britishers आए. इनका मेन एस्पेक्ट क्या था? ट्रेड करना उस समय पे. 1765 में क्या हुआ था? टेरिटोरियल एक्सटेंशन हो गया, एक्सपेंशन ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ठीक, कितनी कहानी?
एवरीबडी नोस। 1883 का एक्ट, 1833 आया, 1853 का 1857 की क्रांति हुई, 1947 में आप आजाद हुए। इन बिटवीन 1934 में एम एन रॉय ने आइडिया दिया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, आजाद तो हो गए बट हमारे स्टेट कैसे चलेगा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव। करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ठीक है, हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूंट, कहाँ से हमें आइडिया लगा, फ्रॉम वेयर वी टुक। सो अगर आपने पढ़ा होगा एक बार भी लक्ष्मीकांत में गिवन है, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज वी टुक द थिंग्स फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूशन। वी इट्स लाइक साउथ अफ्रीका से भी कुछ लिया है, अमेरिका से लिया है, कनाडा से लिया है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्ट देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी टुक इट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब आती है बात सेवन शेड्यूल की। सेवन शेड्यूल का अगर आप देखो तो जो शुरुआत थी वो 1861 का जो एक्ट था वहीं से शुरुआत हो गई थी। ओके, 1861 का आया, देन लॉर्ड रिपन ने 18 विल सी इट, एंड देन 1909 में भी नंबर ऑफ सीट्स जो थी सेंट्रल लेजिस्लेचर में वो 16 से 60 कर दी गई थी। 1919 में डायरकी और बाई कैमरलिज्म आया, एंड देन 1935 में फाइनली हमने सेवन शेड्यूल जो है वो एड ऑन कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये यहीं से 1935 से ही इसको लिया गया हुआ है। गॉट इट? सो इज सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1861 से स्टार्ट हुआ कहाँ है, ठीक है। इट ब्रॉट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल व्हिच हैज सब्सटेंशियल इंडियन रिप्रेजेंटेशन। एंड अगर आप यहाँ देखोगे 1882 में लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस इलेक्टेड म्युनिसिपल काउंसिल एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। 1909 में प्रोविंशियल काउंसिल को एम्पावर किया गया और ज्यादा से ज्यादा इंडियन रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखोगे तो 16 to 60 तक का नंबर बढ़ा दिया गया, इवन प्रोविंशियल में भी इंक्रीमेंट हुआ। 1919 it relaxed central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects. 1935 में it finally laid down the scheme of distribution of legislative power into the three lists that we have the seventh schedule, which has been retained in the Indian Constitution. Got it? So this is about कि इसका evolution क्या है, कैसे हुआ और इसमें है क्या चीजें. Now let's come to Article 248. It confers on the power of parliament residual powers, so the power of jurisdiction upon subjects that are not mentioned in the कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि ना स्टेट लिस्ट में मेंशन है ना कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है, उनको हम बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर्स। ठीक है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कह सकते हो। वो जो पावर है उस पे लॉज बनाने की, वो किसको गिवन है? वो पार्लियामेंट को गिवन है। किस आर्टिकल में गिवन है? इट्स गिवन इन आर्टिकल 248। ठीक है, and as per Sarkaria Commission, concurrent list subjects are neither exclusively of national concern nor of local concern and hence occupy a constitutional gray area. सरकारी कमीशन के अकॉर्डिंग यही है कि देखो अगर हमने कॉन्ट्रीज में कुछ डाला तो इसलिए डाला हुआ क्योंकि देखो डिफेंस अगर आप देखोगे तो वो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है, इसलिए इट्स देयर। लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक है। ठीक है, हमें थोड़ा सा एक एक जगह पे जाके मतलब रीजनल तरीके से उस चीज को सुधारना होगा, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कंट्रोल किसका है? स्टेट लेजिस्लेचर का है। लेट्स टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ, लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन। स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नेशनल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा हम ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी एक के लिए ही ये चीज होती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ऑल दोस थिंग्स that are neither exclusively of national import concern nor of local concern, they occupy a constitutional gray area. Got it? So अगर आप ये चार्ट देखो, इसमें मेंशन है लिस्ट वन ऑफ द यूनियन लिस्ट व्हिच पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस। डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, बैंकिंग। कितने हैं टोटल आइटम्स? 100 है अभी, लेकिन ओरिजिनली कितने थे? 97 थे। स्टेट लिस्ट में देखोगे तो पब्लिक ऑर्डर आता है, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, और ओरिजिनली 66 आइटम्स है, उसमें से कुछ आइटम्स इधर मूव कर दिए गए, कुछ इधर कर दिए गए। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट इवन आप देखोगे फॉरेस्ट, वो स्टेट लिस्ट में था, वो यहाँ से इधर आ गया, कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया है। ठीक है, सो लिस्ट थर्ड और द कॉन्करेंट लिस्ट ओवर विच बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव कॉम्पिटेंसीज।
एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल फॉरेस्ट। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली देखोगे तो 47 सब्जेक्ट्स मेंशन थे, राइट नाउ इट्स 52, इंक्रीज हो गया। ठीक, हमने अभी क्वेश्चन था रेशनल ऑफ कीपिंग द सेवन शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जरूरत है? पहला है ensuring the unity and integrity of India and enabling the responsive governance। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो उस टाइम हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमारा नेशनल हमें इंटीग्रेटेड रहे। ठीक है, तो वो तभी हो सकता था जब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगा। और अगर आप देखो, जब भी सेंटर और कॉन्करेंट लिस्ट पे कुछ इसका लॉ प्रिवेल कर रहा है, सेंटर का कर रहा है, एंड विच शोज दैट इवन इट्स रिटन हियर कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द federal supremacy of parliament on the concurrent list item in case of a conflict। ठीक है, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्रिवेल कौन करता है? सेंटर करती है। तो ये चीज किया गया टू इंश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, इनेबलिंग द रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। देखो, अभी हम रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब है जो लोकल लोग है ना, वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। और जब हमने स्टेट लेजिस्लेशन बनाया, हमारे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा, मीन्स जो गवर्नमेंट है वो दैट बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिव। इट engages the public policy, making its implementation, monitoring and evaluation। और क्यों किया गया? Achieving the balanced economic development। स्टेट लेजिस्लेचर है, उधर भी बिल पास हो रहा है, उधर भी इकोनॉमिक फंड है, अदर अदर चीजें हैं। तो इकोनॉमिक, इट्स नॉट लाइक कुछ यूनियन लिस्ट, यूनियन मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का। तो उस लेवल पे फंड्स की बात कर रहे हैं, नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्म्स ऑफ पीपल के पास जो है, इट्स इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के पास में है। ठीक है, देन इससे क्या हो रहा है? हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर पा रहे हैं, एंड विच इज बैलेंस्ड इन नेचर। प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, जब भी हम लेजिस्लेटिव पावर की बात कर रहे हैं जो कि स्टेट में है, वो जो है, देखो हर एक स्टेट का कल्चर, इफ यू लुक एट नॉर्थ और साउथ, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट कल्चर है। वहां के जो लोकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो कहीं ना कहीं जब हम स्टेट से सेंटर पे आते हैं, तो एक हम अपनी जो कल्चरल ऑटोनॉमी है हर एक रीजन की, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो इट प्रमोट्स द डाइवर्सिटी। Others, as per the Joint Committee report of 1934, it was necessary to ensure that provinces remain truly autonomous to determine their jurisdiction independently in order to bolster spirit of cooperation between the union and the state। ठीक है, इतने गाने हो गए। आते हैं कि सेवेंथ शेड्यूल को अमेंड कैसे कर सकते हैं। सो प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द सेवेंथ शेड्यूल, ये मेंशन है आर्टिकल 368 पार्ट 20 में। ठीक है, what does it require? It requires the special majority of the parliament, so majority of the total membership of the house, and by majority of not less than two-thirds of the member of the house present and voting, and also the consent of half of the state। Let me explain you through the whiteboard। So we will talk about कि amendment जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। 368 part 20 we all know this। So let's say इसमें बोल रहा है सिंपल मेजोरिटी से होना चाहिए। लेट्स से 100 लोग हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में, आउट ऑफ 100 51 का वोट होना चाहिए फेवर में। ठीक है, तो अमेंडमेंट होगा। प्लस लेट्स से 51 का तो वोट होना चाहिए, प्लस लेट्स से 80 लोग हैं, प्रेजेंट है। ठीक है, 80 लोग प्रेजेंट है, इसका टू थर्ड कितना हो जाएगा? 53 ऑलमोस्ट, करेक्ट। लेट्स से इट्स 54, 3 पॉइंट समथिंग मतलब 54। तो 53 लोग शुड गिव द वोट इन फेवर, अगर 80 प्रेजेंट है। मेजोरिटी भी सेटिस्फाई हो गए, प्लस टू थर्ड मेंबर्स भी। लेट से 50 लेजिस्लेचर है, जस्ट एन एग्जांपल, 50 लेजिस्लेचर है, तो बोल रहा है 50 लेजिस्लेचर, half of the state, what was it was mentioned that consent of half of the state legislature by the simple majority। हाँ, 50 लेजिस्लेचर है, अब बोल रहा है हाफ ऑफ द स्टेट को एग्री करना होगा, 25 स्टेट लेजिस्लेचर।
और लेट्स से 25 स्टेट लेजिस्लेचर में अगर आपके पास हर लेजिस्लेचर में 100 मेंबर्स हैं, तो वहां पे भी सिंपल मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 51 लोग उसको अप्रूव करें। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क. Okay. So other provision that can be amended in such manner are the election of the president and its manner, extent of the executive power of the union and the state, Supreme Court as well as the High Court. कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस क्या होता है. सो सी हमने क्या बात की कि जितना भी चीजें यूनियन लिस्ट में होंगी पार्लियामेंट डील करेगी, जो स्टेट लिस्ट में होंगी उसको स्टेट लेजिस्लेचर करेगा. ठीक है. But in some cases, हम बात करते हैं doctrine of faith and substance. Faith means true nature or essence of something, and substance means the most important essential part of something. से ऊपर ऊपर से तो हमें लग रहा है कि ठीक है. कोई केस होता है कि वो आता है कि ये इट्स अंडर द स्टेट लिस्ट, बट जब सुप्रीम कोर्ट उसको एनालाइज करती है और देखती है कि इसका जो एसेंस है ना वो यूनियन लिस्ट में आ रहा है, तो उस पर लॉ कौन बनाएगी? यूनियन लिस्ट कराएगी. So in that case, जो incidental endorsement है by the law on the state list does not make it invalid. वो valid होगा. ऐसे कौन कौन से केसेस हैं इससे रिलेटेड? दिस इज पहले बात याद रखना विथ इसका मेन वो क्या है, ट्रू नेचर हो गया. कौन कौन से केसेस रिलेटेड है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक रख लो दिमाग में. कैलकाटा गैस कंपनी केस, इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, चीलूभाई ननभाई कच्चर केस. ठीक है. सो इट इज एसेंशियल to ascertain the nature, true nature and character of a legislation. एक ये तो हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ faith and substance. दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम दैट जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, अगर वो चीज मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो. इट डिपेक्ट्स द नोशन दैट लेजिस्लेशन कैन नॉट बी अंडर द कलर और गाइस ऑफ पावर which was conferred for one purpose and use it for some other purpose which is otherwise invalid. It is built upon the founding stones of the doctrine of separation of power. एक एग्जाम्पल बताती हूँ. लेट्स से कोई बिल था जो कि पार्लियामेंट ने पास नहीं किया. अभी देखो कुछ, अब हमें पता है प्रेसिडेंट के पास में ऑर्डिनेंस का पावर होता है. बेसिकली अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होता है इनका पावर सेपरेट है. लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का. गॉट इट? उनका काम लॉ बनाना नहीं है. बट इन सम स्पेशल सिनेरियो, वो सिनेरियो क्या होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट इन सम केस ऑफ अर्जेंसी दे कैन मेक लॉज. ओके. तो अगर लेट से कोई पार्टी है और उसका बिल पास नहीं हुआ, वो दूसरा पास ले सकते हैं. दे कैन गो एंड मेक दैट लॉ अप्रूव, make that bill pass through the ordinance. That is not correct. So this is what it says, that it is based on the maxim that what cannot be done directly cannot be done indirectly as well. इसमें बालाजी versus the state of Mysore का केस है. ठीक है. It's not important what is going to ask about these cases. Let's talk about कि ठीक है हमने बात कर ली एवोल्यूशन कैसे हुआ 7th शेड्यूल का, और इसका मेन रीजन क्या था ऐसा होने का, कैसे अमेंड कर सकते हैं. और नाउ द थिंग इज नीड टू रिविजिट द 7th शेड्यूल. करने की जरूरत ही क्यों है, हमें क्यों रिफॉर्म करना है? पहला चीज तो ये, हमने इसको इनहेरिट कहाँ से किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. ठीक है. 1935 इट्स 2023. बहुत सारे चेंजेस आए होंगे इसलिए इसको भी अपडेट करने का देयर इज अ रिक्वायरमेंट. सर्विस डिलीवरी, जो सिटीजन है उनका जो डिमांड है रिलेटेड टू पब्लिक गुड्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जब तक प्रॉपर फंड डेलीगेशन नहीं होगा, फंक्शनरीज नहीं होंगी, जो कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही है, लोकल गवर्नमेंट प्रॉपरली जो पब्लिक का डिमांड है ना रिलेटेड टू पब्लिक गुड्स वो नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इन दैट केस. सो इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिविजिट थ्रू. सेंट्रलाइजेशन, अभी हमने देखा कि अगर आप यहाँ पे गौर करो ओरिजिनली कॉन्करेंट लिस्ट में 66 है, अभी कितने हो गए? 61 हो गया. ठीक है. कुछ हमने सेंटर पे भी मूव कर दिया. तो आइटम्स हैव बीन मूव फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट एंड फ्रॉम द कॉन्करेंट लिस्ट टू द यूनियन लिस्ट. ठीक है. दिस इज एन एरो ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, बट व्हेन वी आर मूविंग something from the concurrent list to the union list, it highlights the centralization. करेक्ट. जैसे हमने शिफ्ट किया फॉरेस्ट एंड एजुकेशन को फ्रॉम द स्टेट टू द कॉन्करेंट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट.
एक रीजन ये भी हो गया, डोमिनेंट पोजीशन ऑफ सेंटर, ऑलरेडी डिस्कस्ड। सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल करती है इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल लॉ, गिविंग सेंटर डोमिनेंस इन द कॉन्करेंट लिस्ट एज वेल। एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट, इंश्योरिंग, देखो कुछ चीजें हैं जिनका किस लिस्ट में आना है, दैट नीड्स टू बी टेकिंग केयर ऑफ। सो कोई भी न्यू एंट्री आ रही है, where are we going to place it? So that needs to be the, the matter of concern. Then central state conflict. So federal tensions in post-independence India, such as state demands for greater autonomy, further highlights the need for reforming the seventh schedule. Let's talk about क्या कर सकते हैं, constitute a high power commission. हाई पावर कमीशन में कैसे लॉयर्स होने चाहिए, जूरिस्ट होने चाहिए, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होता है कि वो डिसाइड कर सके ठीक है किस लिस्ट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। नेक्स्ट इज द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इट्स जस्ट टू हैव अ प्रॉपर, हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना है, दैट कैन बी डन इफ देयर इज अ प्रॉपर डायलॉग बिटवीन द सेंटर एज पर एट द स्टेट। सरकारी कमेटी रिकमेंडेशन, उन्होंने क्या बोला कि हमें उसको भी ध्यान में रखना होगा। 1998 का जो रिपोर्ट था उसने बोला कि जो भी रेसिडुअल पावर थी किसके हाथ में, अभी हमने बात की टॉप पे भी वी डिस्कस्ड अबाउट इट, सी हियर। सो व्हाट एवर द रेसिड्यूरी पावर है वो जाती है, कन्फर्म रेसिड्यू पावर ऑन द पार्लियामेंट के पास में जाती है। सरकारिया कमीशन ने क्या बोला, रेसिड्यूअल पावर बी ट्रांसफर फ्रॉम द यूनियन लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट एक्सेप्ट फॉर द रेसिड्यूअल पावर टू इम्पोज टैक्सेस। टैक्सेस को छोड़ के जो भी रेसिड्यूअल पावर है वो जाना चाहिए कॉन्करेंट लिस्ट में। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट शुड बी कंसल्टेड बाय द सेंटर बिफोर एक्सरसाइजिंग ओवर कॉन्करेंट लिस्ट, ताकि फालतू में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए ना, बोलस लॉ बनाना है, बोलस लॉ बनाना है, फिर उनका इट्स बेटर कि अगर स्टेट बना भी रहा है तो एक बार सेंटर से कंसल्ट कर ले, ठीक है, ताकि हम सारे डायमेंशंस को इंक्लूड कर लें। देन कम्स अ पीरियोडिक रिव्यू, undertake a periodic review of the list focusing on removal of outdated entries, addition of new entries, appropriate placement of existing entries, and transfer of the entries. MM Panchi Commission 2020 में बोला गया, सेंटर should only transfer those subject to the concurrent list that are necessary for ensuring a uniformity in the basic issues of a national policy. किसी भी चीज को कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं डाला, नहीं समझ में आया कॉन्करेंट लिस्ट में डाले, दैट शुड नॉट बी द केस। It only those lists should be go to conference which will ensuring uniformity in basic issues of the national policy. So this is all about reform in 7th schedule. Let's move to the next topic, that is the death penalty, capital punishment. अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, खुद से ही एक रिव्यू प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि कोर्ट जो है उस रिव्यू प्रोसेस के थ्रू डेथ पेनाल्टी देगा। अभी अगर इंडिया में देखो तो डेथ पेनाल्टी वही, इट्स अ प्रैक्टिस सैंक्शन्ड बाय द लॉ whereby a person is put to death by a state as a punishment for a crime after a proper legal trial। ठीक है, ये आज से तो हो नहीं रहा है, बहुत पहले से आता जा रहा है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज अगर आप देखोगे ना 108 या समथिंग, लेट मी चेक दिस, जो अभी नहीं दे रही है। तो अभी 55 कंट्रीज ने उसको रिटेन करके रखी, इस डेटा को देखो, दिस वन। सो ये 2020 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, 108 कंट्रीज हैं जिन्होंने अबॉलिश कर दिया है डेथ पेनाल्टी को, 8 कंट्रीज हैं जिन्होंने डेथ पेनाल्टी को हटाया है फॉर द ऑर्डिनरी क्राइम्स, and 28 countries have abolished death penalty in practice. No execution for at least 10 years. Countries retained death penalty. Got it? So we talked about the capital punishment. अभी हम बात करते हैं डेथ पेनाल्टी इंडिया में और उसका फ्रेमवर्क कैसा है। ठीक है, अगर आप 2000, India is among the few countries that retains the capital punishment under the different laws per serious offences beyond the law commission recommendation. 2021 में आप देखोगे 488 prisoners थे, they were on the death row। और इवन जो ये पंजाब वाला केस, पंजाब और मध्य प्रदेश का केस है जहाँ लोग लेकर पी के जिनकी डेथ हो गई थी, उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनको भी डेथ सेंटेंस प्रोवाइड किया गया रिलेटेड टू पंजाब एंड एमपी। as well as we have this बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का केस है। इसमें बेसिकली ये था कि जो डेथ सेंटेंस मिल रहा है इट शुड बी बेस्ड ऑन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। बच्चन सिंह का क्या था कि राइट टू लाइफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इस पर उन्होंने केस किया था और उस वहीं से रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस का जो कंसेप्ट है वो इस केस से इवॉल्व होता है। ठीक है, एंड यस दिस इज अबाउट इट। एंड ऑलरेडी डिस्कस 108 जो है कंट्रीज अबॉलिश कर चुकी हैं, 55 कंट्रीज अभी भी रिटेन करके रखी हैं।
क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है जो कि सपोर्ट करते हैं डेथ पेनाल्टी को. सो deterrence. See, death sentence is justified by its proponent for the greater utility of the society as it has a brutalization effect. So देखो, अगर जापान में देखोगे तो हर साल 3 लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता है. अब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर देता है. Basically, severity of the crime that they are doing. If it is a more heinous crime, they are going to get the death sentence. Correct? So, yep. ये ऐसा क्यों कर रहे हैं 3 लोगों को जिनका इट्स लाइक सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्राइम्स होंगे, दे आर गोइंग टू गेट द डेथ सेंटेंस. ऐसा कर रहे हैं जस्ट टू रीइंफोर्स द बिलीफ दैट बैड थिंग्स हैपेंस टू दोज हु डू रॉन्ग. ठीक है, पहला चीज. दूसरा है रेट्रिब्यूटिव justice. Capital punishment is a form of retribution as people guilty of associated crime deserve to be punished. Retributive justice का मतलब तुमने गलत काम किया है and based on the proportionality of the कितना ज्यादा तुमने गलत काम किया, based on that you will get the punishment. ठीक है. But even if you see, एक तरह का सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है टू द पर्सन एंड द फैमिली जो भी विक्टिम के होते हैं. गॉट इट. एंड व्हाई आर्ग्यूमेंट इसको और क्यों सपोर्ट करता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो बेस्ड ऑन द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस उतना ही ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा और वही जस्टिस होगा. विल ऑफ द सिटीजन 2012 में एक सर्वे किया गया था इंडिया में और उसमें पाया गया कि 70% ऑफ इंडियंस वो चाहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए. इंसेंटिव टू हेल्प पुलिस. So I don't believe this to be a greater extent a positive point or the point of argument to go for the death sentence. But let's mention, let's discuss about it. So incentive to help the police. Fear of capital punishments incentivizes the prisoners on death row to help police to get reduced sentence like plea bargaining, all those things. बात करते हैं डेथ पेनाल्टी इन इंडिया. आर्टिकल 21 में बोला गया no person shall be deprived in his life or personal liberty except according to procedure established by the law. ठीक है. तो जो 7 शेड्यूल है इसमें मेंशन है तुम्हारा क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं और इनसे रिलेटेड ये सारे एक्ट्स. एक तो हमारा कौन कौन से लॉज है? एक इंडियन पिनल कोड 1860, नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988, आर्मी एक्ट 1950, कमीशन ऑफ सती 1987, एसएएस 1989. ओके, ये कहानी हो गई इसकी. नेक्स्ट है एथिकल इश्यूज क्या क्या है इससे रिलेटेड. बिफोर दैट लेट्स देयर इज वन मोर आर्टिकल दैट वी हैव, आर्टिकल 72 एंड 161. ये पार्डनिंग पावर बताता है प्रेसिडेंट की 72 एंड गवर्नर की 161 के थ्रू. वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट द लीगल एवोल्यूशन ऑफ द डेथ. तो ये स्टार्टिंग जो डेथ पेनल्टी का जो लीगल एवोल्यूशन है, पहला जो है ना वो 1980 में जो बंशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का हुआ. इन्होंने क्राइम किया, डेथ किया. ठीक है. बेस्ड ऑन दैट इनको सजा मिली और फिर इन्होंने बच्चन सिंह ने ही मतलब दोबारा उन्होंने क्या बोला कि राइट टू लाइफ जो है वो उनका फंडामेंटल राइट है. ठीक है. सो बेस्ड ऑन दैट जो वर्डिक्ट आया था उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस का मेंशन किया गया था कि डेथ होगा, डेथ पेनल्टी मिलेगी इन दिस केस. देन वी हैव मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, जहां पे बताया गया कि हम आइडेंटिफाई करेंगे किस मैनर में ये चीज कमिट की गई है, मोटिव क्या था, एंटी सोशल नेचर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम क्या है, एंड ऑल दोस थिंग. देन शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 case, undue, inordinate, and unreasonable delay in death penalty execution amounts to torture and a ground for the commutation of the sentence. So this is about the legal evaluation of death penalty. Let's move ethical issues क्या क्या है related to the death penalty. Ethical issues ये है कि see हमें कोई statistical proof तो नहीं है ना. There is no statistical proof of death penalty as a biggest deterrent. ठीक है. और more effective deterrent than less severe punishment such as a life. कि हम death sentence देंगे इससे बड़ा कुछ पनिशमेंट दी ही नहीं जा सकती. ऐसा कोई स्टैटिस्टिकल प्रूफ नहीं है, ऑल्दो होता यही है, बट देयर इज नो नंबर्स नहीं कहते हैं ऐसा कुछ. देन वी हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ रेट्रिब्यूशन इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी एज डेथ पेनल्टी रिप्रेजेंट्स एन आई फॉर एन आई. इट्स लाइक कि आंख के बदले आंख ही नहीं. ठीक है. तो हम जो जस्टिस कर रहे हैं, इट्स सी देयर आर टू टर्म्स रिटन हियर, रेट्रिब्यूशन एंड वेंजेंस. वेंजेंस इज किसी ने क्राइम किया है और उसको सजा दी जा रही है. वेंजेंस में ठीक है किसी का नाम आया कि उसने क्राइम किया है,
मे भी जो डेटा दिखाया जा रहा है वो किसी को फंसाने के लिए भी किया जा रहा है, इन दैट केस जस्टिस हार्म हो रहा है, गॉट इट। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो है ना वो हट जा रही है इस सिनेरियो में। Also, lack of supportive evidence on the psychological closure, as families often react differently to such situations. Morality of death penalty. Morality in sense कि कहीं ना कहीं ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। राइट टू लाइफ जो हम बात करते हैं ना, उसका इसको भी वॉयलेट करता है, कट इट। देन सपोर्टिंग डेथ पेनाल्टी इन द ग्राउंड दैट इट हेल्प्स पुलिस इज वरीसम। एज डिस्कस हमने ऊपर भी बात की कि ठीक है, लास्ट जो पॉइंट था उसके फेवर में अगर आप देखो, incentive to help police, fear of capital punishments incentivize prisoners on death row to help police to get reduced sentence। ठीक है, तो ये ऐसे बोलना इज नॉट द द वैलिड पॉइंट टू गो विद। then we have the restorative and rehabilitative aspect of justice get sidelined well law and order is approached from the perspective of retributive justice। see, जब हम बात करते हैं रिस्टोरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव जस्टिस की, तो उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, किसी ने क्राइम किया, पर्सन ए है, पर्सन ए ने क्राइम किया, हमने उसको डेथ पेनाल्टी, डेथ सेंटेंस दे दिया, ओके गॉट इट। क्या उसकी वो रियल मतलब, आप खुद सोचो कि दूसरा भी इंसान होगा उसी की कम्युनिटी, नॉट आई वांट से कम्युनिटी बट कोई और होगा, ए पर्सन, ठीक है, ए लेट्स से, उसने भी किया, बट कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या इससे? वो चीज तो बढ़ती जा रही है ना। बट लेट्स से अगर हम दिस काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर डूइंग दैट इज अ रेट्रीब्यूशन जस्टिस, इसको हम जो कर रहे हैं डायरेक्टली विदाउट एनी एनालिसिस, एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन एंड एवरीथिंग, दैट इज रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। जब हम बात करते हैं रिस्टोरेटिव एंड साइड रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट की, उसमें क्या होता है कि हम ये जानने की, ए पर्सन को डेथ सेंटेंस देने के पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, मतलब इस इंसान ने ऐसा किया क्यों, रूट कॉज पे हम फोकस करते हैं। एंड देन वी इम्प्लीमेंट सम प्लान टू वर्क ऑन दिस, ताकि दूसरा डबल ए ना आ जाए, समझ रहे हो, वो वही क्रैम ना करे। तो अगर आप देखो, एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की इम्प्रूव होंगी ना, तो जो क्राइम है वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगा। तो एक रिपोर्ट है, since 1992 India has seen continuous decline in murder rate from 4.6 lakh per lakh of population to 2.7। 2013 में इतना कम हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि एजुकेशन में इंक्रीज हुआ, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन भी लोगों की इम्प्रूव हुई। ठीक है, क्या क्या अदर इश्यूज है रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी? लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कोई कंक्रीट फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस, लाइक इंटरप्रेट कैसे कर रहा हूँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, राइट, उसका भी कोई ऐसा फेयरनेस नहीं है उसमें। लैक ऑफ इंटेग्रिटी, मीडिया प्रेशर होता है, कलेक्टिव लोगों का प्रेशर बढ़ता है, तो डिसीजन भी कहीं ना कहीं वहां से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। Adverse criminal justice system with structural and systematic issues such as the lack of resources, ineffective provision, adverse criminal justice system भी हो सकता है, long delays, we all know about this, no need to explain more। then आते हैं मर्सी प्ली पे, जो कि पार्डनिंग पावर की हम बात करते हैं गवर्नर की एज वेल एज प्रेसिडेंट की। अब कोई भी पर्सन को कन्विक्ट किया गया तो मर्सी प्ली जो होता है ना, वो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिजॉर्ट है। जब हम सेंटर की बात करते हैं तो आर्टिकल 72 में आता है, द प्रेसिडेंट इज empowered to grant pardons and to suspend, remit, or commute sentences in certain cases. It extends to cases of the court martial, death sentence, or matter to which executive power of the union he or she is bound to act on the aid and advice of the council of minister। Then article 161 है जो गवर्नर को empower करता है to suspend, remit, or commute sentences in certain cases। ठीक है, एक रेस्पाइट होता है हमारे पास, वन इज पार्डन पावर, वन इज रिप्राइव, वन इज कम्यूट एंड वन इज रिमिशन। जो लॉ में है रेस्पाइट में क्या हो रहा है कि जो भी लॉ में है उसे लेसर पनिशमेंट देंगे। पार्टनर में क्या है, भैया सजा मिली थी हटा दिया गया, क्षमा कर दिए पूरी तरीके से। कम्यूट में क्या हो रहा है कि अगर कुछ हार्डर था, मतलब 12 साल की 15 साल की सजा थी 7 साल की कर दिया। रिमिशन
उसको जैसे कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसने कुछ क्राइम किया, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे जो चीज है, बट कैरेक्टर जो है वो चीज, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिलेगा, लेकिन जो ईयर्स है वो कम कर सकते हैं। रिप्राइज मीन्स टू ग्रांट अ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस फॉर अ टेम्परेरी, थोड़े पीरियड के लिए उसको स्टे कर लगा देंगे उस पर, ठीक है। हमें जरूरत क्यों है, वाई डू वी नीड अवर मर्सी, जस्ट अ ह्यूमन टच, कोई कुछ इनोसेंट पर्सन होते हैं उनको सेव करने के लिए, जस्टिस हमारा बना रहे, एक यू नो देयर शुड नॉट बी एनी मिसकैरेजेस ऑफ द जस्टिस। इश्यूज क्या क्या है, कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है, ट्रांसपेरेंसी का भी प्रॉब्लम है। लेट्स गो टू द way forward. So, principle to be adhered in ethical implementation of death penalty. Death penalty is an extraordinary expression of the state, demanding trust and transparency in its use. The recent guideline from SC on the proper consideration of mitigating circumstances of accused facing death penalty at the trial stage itself is a step to bring procedural fairness and objectivity while applying the Bachchan Singh test. At the same time, the fair work on progressive development of the human rights. अब हम कैसे कर सकते हैं फेयर जस्टिस, उसके बारे में बोल रहा है। रिजॉल्विंग द इश्यूज ऑफ द लॉस, हीलिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल अप्रोच जो है, रिस्टोरेटिव रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, एंड कंपेलिंग जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करो, इंश्योर दैट द मर्सी पिटिशन एक्ट्स एज द फाइनल बुलवर्क अगेंस्ट मिसकैरेजेस ऑफ द जस्टिस, विद टाइम बाउंड, लेट नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, ताकि अनसर्टेनिटी को अवॉइड किया जा सके। So guys, this is about the death penalty, that is a capital punishment. Let's talk about the sedition. So we gonna talk about sedition. आप लोगों ने न्यूज में कभी ना कभी अगर न्यूज पढ़ते होंगे तो सुना होगा sedition टर्म का, ठीक है। So basically sedition जो है वो आईपीसी में मेंशन है सेक्शन 124A में। It's an offense committed when any person by words or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India by words, either spoken or written, signs, visible representation or otherwise. इन शॉर्ट, गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी काम कर रहे हो जिससे आप गवर्नमेंट को डिफेम कर रहे हो, ठीक है, उसकी तरफ डिसअफेक्शन दिखा रहे हो, तो सेडिशन के चार्जेस लग जाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ये 152 ईयर ओल्ड लॉ है, ठीक है, जो कि सेक्शन 124A में है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, हॉल्ट पे रखे हैं, जब तक सेंट्रल जो यूनियन गवर्नमेंट है इसको फिर से इसकी जो प्रोविजंस है उसको रिकंसिडर नहीं कर रहे। सी, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस टाइम बहुत सारे लीडर्स ने बोला टू ड्रॉप द सेडिशन फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑल्दो सेडिशन हमारी लॉ में नहीं है, बट एक सेक्शन है 124A जो कि आईपीसी में है, ठीक है। बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द अबाउट एंड देन विल गो टू द बैकग्राउंड। तो डेफिनेशन हो गया, in three explanation added to the provision prescribed that while disaffection की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। पहला इंक्लूड disloyalty and feelings of enmity, commit without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो ऑफेंस नहीं होंगी, इसमें डिसलॉयलिटी होगा और फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, ठीक। सेडिशन जो है वो कॉग्निजेबल है, ठीक है, रिकॉग्निजेबल है तो इट्स अ काइंड ऑफ मोर स्ट्रिक्टर वर्जन, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। इट इंटेल्स अ लाइफ imprisonment as a maximum punishment without a fine, with fine भी सकता है, without fine भी life imprisonment तक हो सकता है। और अगर पर्सन के ऊपर लगा हुआ है ऐसा चार्जेस तो उसको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी, एंड दे हैव टू लिव विदाउट देयर पासपोर्ट। 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया रिकमेंडिंग दैट इट इज टाइम टू रीथिंक और रिपील द सेक्शन 124 ऑफ द दैट डील्स विद दिस सेडिशन। सी, अगर आप यूएसए में देखोगे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उन लोगों ने ऑलरेडी रिपील कर दिया, उनको लगता है कि अभी इट्स नॉट गुड टू हैव दिस, प्रीवियसली इट वाज गुड। So let's talk about the first the background. 1837 में थॉमस मैकलिन ने ड्रॉप किया था सेडिशन लॉ को एज एन ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ imprisonment
1860 में इसको ओमिट किया गया था जब आईपीसी आया। 1870 में सेक्शन 124 है सेडिशन को जो है आईपीसी में इंसर्ट किया गया, ठीक है। और ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस बाय हु, बाय सर जॉन स्टीफन, ठीक है। देन 1891 में फर्स्ट केस रजिस्टर्ड व्हेन जोगेंद्र चंद्र बोस, जेसी बोस, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर बंगोबासी, was booked for publishing an article criticizing agent of consent bill against गवर्नमेंट ने बोल रहे हो, ठीक है। पहला केस इनके ऊपर रजिस्टर हुआ। क्वेश्चन आ सकता है कि सेडिशन लॉ जो है किस किस पे मतलब हुआ है, तो जेसी बोस हो गया, बाल गंगाधर तिलक, रिमेंबर ऑल दीज, एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, मोहम्मद अपने गांधी जी हो गए, एमके गांधी, एंड वेरी मेनी अदर्स सफर्ड इम्प्रिजनमेंट। तो जो नाम मेंशन है, रिमेंबर दीज नेम्स। इंडियन लीडर्स एग्रीज टू ड्रॉप सेडिशन फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उन लोग ने कर दिया, लेकिन सेडिशन जो है वो पार्ट तो नहीं है, बट कुछ पार्ट जो है वो 124 जो है वो आईपीसी में अभी पूरा आएगा। नेहरू गवर्नमेंट ने जो है वो पहला अमेंडमेंट लेके आए 91 में, उसे बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होगा बट विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। केदारनाथ 1962 में केदारनाथ वर्डिक्ट हुआ, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपहोल्ड की वैलिडिटी ऑफ द सेडिशन लॉ। 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सेडिशन सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोला, मतलब बिना वारंट के ही अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या स्टैंड है सेडिशनल लॉ। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962, he held that a citizen has a right to say or write whatever he likes about the government or its measure by way of criticism or comment, long as it does not incite people to violence, ठीक है। एनपी अलावी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 92, ऐसे हेल्ड दैट स्लोगनियरिंग, क्रिटिसाइजिंग ऑफ पार्लियामेंट और जुडिशियल सेटअप, इन सब करने से सेडिशन के चार्जेस नहीं लगने चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है, यूनिटी ऑफ इंडिया, एंटी नेशनल या जो टेररिस्ट एलिमेंट्स होंगे उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है, मतलब हमें मिलता है। स्टेबल पॉलिटी, इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम अटेम्प्ट्स टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विद वायलेंस एंड इलीगल मींस के थ्रू आप नहीं हटा सकते हो। Power of contempt, it is in line with the power of contempt according to the court to protect its dignity, just like contempt of court होता है ना, similarly this is for the government। Public order, अभी देखो किसी ने भैया कुछ भी बोल दिया और वॉयलेंस शुरू हो गया, है ना, कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल दिया, बस बस तोड़ना फोड़ना लग गया, तो उसको भी हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एंड इट कैन मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर एंड टू डिटर द practices like civil war, excite disaffection, to create the public disturbance and to protect the sovereignty of the country। इश्यूज पढ़ लेते हैं क्या क्या है। फंडामेंटल राइट बोला गया है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट वी शुड कीप इन माइंड दैट विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, बट कहीं ना कहीं ये इशू भी एसोसिएटेड है कि व्हाट अबाउट आवर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। एम्बिगिटी, जो टर्म लिखा हुआ है, आप कुछ भी बोल रहे हो that bring into the hatred or contempt or attempt to excite disaffection, इसको कितने भी तरीके से आप इंटरप्रेट किया जा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है या जो गवर्नमेंट पावर में है वो इनोसेंट सिटीजन्स को भी हैरेस कर सकते हैं। लो कन्विक्शन रेट, एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा बिटवीन 2016 एंड 19, नंबर ऑफ सेडिशन केसेस जो हैं it rose by 160% to 93, but in 2019 the conviction rate in such cases was a mere 3.3%, which means just 2 of the accused were convicted। Misuse भी होता है इसका। There have been many instances of misuse of the section 124A where the government has used the sedition law to suppress protesting voices to protect its interests। For example, there is of journalist Vinod Dua, जिन्होंने गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज किया था related to COVID-19। Violate international agreements, International Covenant on Civil and Political Right, which establishes the internationally accepted norms for the protection of freedom of expression, was ratified by India, and the misuse of the 124 goes against it as well, ICCPR के तहत। और कौन कौन सी कंट्रीज में सेडिशन लॉज हैं? सो बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, अगर आप देखो यूके हो गया, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, घाना, नाइजीरिया, युगांडा, ठीक है, इनको लगता है
सेडिशन लॉ जो है ना, ये अनडेमोक्रेटिक है, अनडिजायरेबल है एंड अननेसेसरी है। यूके ने इसको ऑब्सोलीट बता दिया था 1960s में, ठीक है, और 2009 में पूरी तरीके से हटा दिया, ठीक। बट सेडिशन बाय एन एलियन लाइक द रेसिडेंट बट नॉट अ नेशनल ऑफ द कंट्री, अभी भी वो ऑफेंस माना जाएगा, बट नॉट विद द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। यूएसए में क्या है, सम सेडिशन लॉज हैव बीन रिपील्ड और मेड अ डेड लेटर, द कोर्ट प्रोवाइड अ वाइड प्रोटेक्शन टू फ्री स्पीच। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको रिपील कर दिया 2010 में। अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्लियर डेफिनेशन, पहली बात तो डिसअफेक्शन बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं ब्रिंग इनटू द हेट है। सो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ताकि इसको कोई मिसयूज नहीं कर सके, ये जरूरी है। प्रोसीजरल सेफगार्ड, एडिंग the procedural safeguard in the section 124A of the code of civil criminal procedure or through the police guideline policy guidelines. For instance, the offense should be made non-cognizable, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना वारंट के, देखो अगर नॉन कॉग्निजेबल होगा एटलीस्ट एक जुडिशियल चेक हो पाएगा कि हाँ भाई ऐसा किया हुआ है कि नहीं हुआ, बस बोल दिया कि ऐसा करने से ये हुआ, बिना वारंट के सीधे उठा लिया। Use sparingly. As per the LCI, Section 124A should be invoked only in cases where the intention behind any act is to disrupt public order or to overthrow the government with violence and illegal means. Scrutinizing complaints. Dissent and criticism are essential ingredients of a robust and vibrant democracy. Therefore, every restriction on free speech and expression must be carefully scrutinized to avoid any unwarranted restriction. So, guys, this is about the sedition. क्यों हॉल्ट किया गया, कैसे आया, इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, वी डिस्कस्ड अबाउट इट। सो लेट्स गो विद द न्यूज इन शॉर्ट। 5 से 6 पॉइंट है, जल्दी ही हो जाएगा। We will talk about the news in short. Supreme Court to have the full strength of 34 judges. तो अभी आप प्रेजेंट में देखोगे तो जो स्ट्रेंथ है दैट इज 32 जजेस, बट सैंक्शन कितना हुआ है 34 जजेस, ठीक है। तभी वो लाइक मोर देन 2 years 34 सीट्स से वो फिर नहीं हुई, अब वो होने वाली है with 2 more judges. Article 124 of the Constitution of India Parliament by law prescribe the strength of the Supreme Court, ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ एसी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, अंडर आर्टिकल 124(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ द कोलिजियन सिस्टम। The collegium system has evolved by the 3 judge cases. First judge case 1981 or SP Gupta case ruled that recommendation made by the CJI to the president can be refused or cogent reason, thereby giving greater say to the executive. Second judge case 1993 हुआ, उसमें हुआ इसमें it was being mentioned that second judge case 1993 Supreme Court advocates on the record association versus Union of India. CJI only need to consult, उनको सिर्फ 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना होगा फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। एंड थर्ड जज केस दैट इज वाज 1998 सीजेआई को कंसल्ट करना होगा 4 सीनियर मोस्ट जजेस से टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड द ट्रांसफर। तो हम जो तीनों जजेस केसेस पढ़ रहे हैं, इट्स ऑल रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस व्हिच इज इन आर्टिकल 124 एंड 270। गॉट इट? ओके, सो कोलिजियम वो सिस्टम है, कमिटी है जिसमें सीजेआई होंगे, 4 सीनियर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, 3 मेंबर ऑफ हाई कोर्ट that take decision related to the appointment and transfer of judges in the Supreme Court as well as the High Court. Talk about the presidential poll 2022. जो value of the vote of MP है is likely to go down to 700 around 708, क्योंकि अभी जो है जो 2019 में 378 आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ है, इसकी वजह से we don't have the legislative assembly in Jammu and Kashmir. जो नंबर है it has been decreased from 708 to 700, ठीक है। and value of the vote has been fixed at 700 since 1997. उसके बाद से अभी ये चेंज हुआ है। जो हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे वैल्यू वाज 494 and it increased marginally to 496 in 1957. Presidential election followed 493 in 1962, 576 in 1967 and 69. Now it's 700. इंटरस्टेट काउंसिल की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। कौन स्टैब्लिश करता है, प्रेसिडेंट जो है वो स्टैब्लिश कर सकता है अंडर आर्टिकल 263, ठीक है। रिमेंबर दिस आर्टिकल।
और इट्स बेस्ड ऑन व्हाट, सरकारिया कमीशन पहली बार जब ये आया था तो 1990 में आया था। ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है जो कि किस मैटर से डील करती है, इंटर स्टेट इश्यूज हो गए, सेंटर स्टेट हो गया, सेंटर यूनियन टेरिटरी रिलेशंस। अब इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं। कॉम्पोजिशन में जो प्राइम मिनिस्टर है, चेयरमैन, ठीक है, एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो उसके मेंबर्स है। CM of UTs having legislative assemblies and administrator of UTs not having legislative assemblies are also its members, going to be noted. यूनियन होम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी के। मूविंग इनटू द नेक्स्ट, तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन। फर्स्ट नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस इन Kerala concluded with adoption of Thiruvananthapuram Declaration. Question can be like, this is related to what? This is related to the First National Women Legislature Conference. It is related to the Women's Reservation Bill जो कि 1996 से चल रहा है, जहाँ पे 33% रिजर्वेशन मिलेगा वुमेन्स को इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आप देखोगे तो जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का पार्लियामेंट में वो काफी कम है, एंड दैट इज अ लैक ऑफ द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है। और आप देखो इसी का ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, जो कि पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वहां पे हमारी रैंक कितनी थी 2021 में, 140 आउट ऑफ 140, देख रहे हो कितना पीछे हम। देन जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन exercise concludes as the panel signs the final order. Delimitation Commission was set up on March 6, 2022 to redraw the boundary of assembly and parliamentary constituencies in Jammu and Kashmir. ठीक है, इस टाइम पे हुई थी। इसको हेड कौन कर रहा था, ये रंजना प्रकाश देसाई। और नंबर ऑफ सीट जो है बढ़ाने को बोली थी इसमें 83 to 90। और यहाँ पे बिसाइड से देयर आर 24 सीट जो है वो पीओके में है, that continue to remain vacant. अभी देखो डिलिमिटेशन एक्ट या जो भी है वो होता क्या है, इट्स एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट टू रिप्रेजेंट द चेंजेस इन द पॉपुलेशन। क्योंकि जो 2019 में चेंजेस आए जम्मू एंड कश्मीर, वो आर्टिकल 378 के एब्रोगेशन की वजह से, फिर हमने डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया था और उसी का रिजल्ट दिखा रहा है। इसका मेन इसको करते क्यों है, ताकि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके और इक्वल पॉपुलेशन सेगमेंट्स, और जो ज्योग्राफिकल एरिया का है वो प्रॉपर सेगमेंटेशन हो सके, ठीक है। ये इस आर्टिकल में मेंशन है, इट्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 82। और अगर आप देखोगे तो 1952 में पहली बार हुआ था, कमीशन सेटअप हुई थी 1963 में, 1973 एंड देन 2000। 2002 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको फ्रीज कर दिया गया था टिल 2026 तक। बट क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वाला चीज हुआ, इस वजह से एक एक्ट, दिस इज जस्ट फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, नॉट फॉर द होल कंट्री। Under Article 117, states also get divided into territorial constituencies as per the Delimitation Act after revision. Article 170 deals with the composition of the Legislative Assembly. Delimitation Commission is appointed by the President of India and works in collaboration with the Election Commission of India. कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, क्वेश्चन में बोल सकता है कि कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, इलेक्शन कमीशन करती है, करता प्रेसिडेंट है, बट दे वर्क इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेट्स कम टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। इस एक्ट के तहत ये है कि आप कन्वर्जन नहीं कर सकते हो किसी भी जो वर्शिप वाली प्लेस है, ठीक है। बट ये जो भी केस हुआ, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हुई, सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है, इट डज नॉट अप्लाई टू द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के एक्ट पास कन्वर्जन ऑफ अ प्लेस ऑफ अ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ अ डिफरेंट, एक से दूसरे में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते हो। It further provided that such cases already pending at the courts would stand abated. Next, government flagged low score in World Bank's worldwide governance indicators. जो वर्ल्ड बैंक का WGI है रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया का जो नंबर है इट्स वेरी लेस। और ये डेटा सोर्सेस कहाँ गए, थिंक टैंक्स, सर्वे एजेंसीज, इंटरनेशनल मीडिया, फ्रीडम हाउस, EIO, यहाँ सबसे लिया गया हुआ है, ठीक है। और ओवर 200 से ज्यादा कंट्रीज का इसमें पार्टिसिपेशन है। 6 डायमेंशन को इंक्लूड किया गया है गवर्नेंस के, ठीक है। Earlier, the reports were also flagged for such downgrading like WHO's methodology to estimate COVID-19 mortalities. Economic Intelligence Unit shows India's rank fell from 27 in 2014 to 51 in 2019. In Global Hunger Index 2000, which ranked India at the 101st position out of 116 countries.
गवर्नेंस के स्टेज पे काफी पीछे हो। ये जो डायमेंशन की बात कर रहा है, क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहा है उस गवर्नेंस में, देखो ये सब तुम्हारे मेंस के आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। जब भी गवर्नेंस कोई क्वेश्चन आया, डाल दो ये सारे हेडिंग्स: रूल ऑफ लॉ, रेगुलेटरी क्वालिटी, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वॉइस इन अकाउंटेबिलिटी। इन वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, या फिर व्हाट कैन बी डन इन दैट केसेस, यू कैन राइट दोस पॉइंट्स। सो ट्राई टू मेक द कीवर्ड्स ऑफ द लाइक जीएस 1 2 3 सब्जेक्ट्स का जो भी है कीवर्ड्स लिखते जाओ, ताकि उसको अपने आंसर में व्हेन यू इनकॉर्पोरेट दिस, योर आंसर राइटिंग विल गेट एनहांस्ड। वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2002 कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इंडेक्स हाइलाइट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम जो जर्नलिस्ट को होता है, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस एंड नेटिजन्स। अब इसकी जो भी रैंकिंग होती है, इट्स लाइक फ्रॉम 0 to 100, और अगर 100 नंबर मिलता है मतलब बेस्ट पॉसिबल स्कोर है, 0 इज वर्स्ट वर्स्ट स्कोर। क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? पॉलिटिकल कंटेक्स्ट होता है, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट, एज वेल एज द सेफ्टी। हमारी रैंक क्या है अगर आप देखोगे ना, तो 8 नंबर से तो और पीछे हो गया। अभी हम 150 पे है, और 152 रैंक ऑफ 180 कंट्रीज। Got it, guys. So this is all about May 2022 current affairs for polity. Next, I will be doing it for June 2021 for 22 for this polity only. Or if you guys will say, we'll complete to one magazine and to one go. Right now, I'm doing it like subject wise. Thank you so much. And in case if you have any suggestion, or you guys want to need some more information or anything, yeah, feel free to comment. Thank you so much.